जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम लोग लूसेंट में शुरू करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं लूसेंट का। हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, यह है हाँ, पोषक पदार्थ जो है ना, वही चैप्टर इसमें के देखिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है लूसेंट का, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन हम लोग बना के और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बता दीजिए, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का बना होता है, माने किस किस चीज़ का बना होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। जिसमें कार्बन कितना परसेंट, हाइड्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 2%, बहुत बढ़िया। एक के अनुपात में ऑक्सीजन होता है। हाँ हाँ, ऑक्सीजन यानी कार्बन 1 अनुपात, हाइड्रोजन 2 अनुपात और ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन 1 अनुपात हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आप बता दीजिए, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की कितना परसेंट पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हाँ 50%। हाँ, 50 से 75% के बीच होता है, ठीक है। 50 से 50%। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 4.18 ना 4.2 हो जाता है। 4.2 हाँ ठीक है, यानी 4.2 हो जाता है, ठीक है। उसी के आसपास, उसी के 4.186 मतलब 200 के आसपास हो ही गया। इसलिए तो इसका एक्चुअल दिया हुआ है, माने 4.2। हाँ चलिए, कार्बोहाइड्रेट माने कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, तीनों का नाम बताइए। यानी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स होता है। चलिए बताइए, सबसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था मोनोसेक्राइड। हाँ बहुत बढ़िया, कौन है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आता है, याद रखिएगा। मेन यही कि मोनोसेक्राइड के अंतर्गत क्या चीज़ आता है, ये मेन इंपॉर्टेंट इसका याद करने वाला है। कौन है इसके अंतर्गत। ग्लूकोज आता है, गलेक्टोज आ जाता है, मोनोटोज आता है, आपको ट्राइकोज आ जाता है, ट्राइकोज। चलिए बता दीजिए। और डाइसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आता है। डाइसेक्राइड। हाँ डाइसेक्राइड के अंतर्गत कौन आपको हो जाएगा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हो जाता है। हाँ, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर हाँ शर्करा है, सुक्रोज बनता है। अब वही ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके हाँ कौन माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलके क्या बनता है, ग्लैक्टोज। माने ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके क्या बनता है, कौन तो लैक्टोज बनता है। लैक्टोज बनता है, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। माने ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है, ठीक है। चलिए अब बता दीजिए, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल व सेलुलोज में क्या पाया जाता है, कौन सा माने सेक्राइड पाया जाता है। मोनोसेक्राइड नहीं, पॉलीसेक्राइड पाया जाता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आता है बता दीजिए। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा। कार्बोहाइड्रेट का भाग न है, तो स्टार्च माने ग्लाइकोजेन आ जाता है, और उसके बाद काइटिन आ जाता है। पॉलीसेक्राइड सबसे कठोर होता है, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। आप बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण विटामिन सी में होता है कि नहीं। विटामिन सी में नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का, माने कार्बोहाइड्रेट से विटामिन सी बनता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हाँ एस्कॉर्बिक एसिड है। और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी यही करता है, और जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट ही करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन है। आलू हो गया, रोटी हो गया, मतलब आटा, हाँ गेहूँ चावल, ये सब है। जैसे आपको हो जाएगा, सबसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, आप चले जाइएगा, गेहूँ हो जाएगा, चावल आपको हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, आपको आलू हो जाएगा, सलजम हो जाएगा, क्या शकरकंद हो जाएगा, ये सब बजरा हो जाता है, मक्का बजरा सब, ये सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। बता दीजिए, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। फंक ने, न विटामिन का फंक, विटामिन का फंक नहीं किया था। प्रोटीन शब्द का कौन है, प्रोटीन शब्द का बर्जिलियस ने किया था। कौन किया था, बर्जिलियस ने किया था। देखिए, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, माने जटिल है, सरल नहीं, जटिल है, ठीक है। आप बता दीजिए, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन 21
20 20 20 माने 20 प्रकार के अमीनो उनके मिलकर बना होता है प्रोटीन। और मानव शरीर के कितना % भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? कितना? 15% + से 15 + से प्रोटीन, 15% प्रोटीन से बना होता है मानव शरीर का जो तंत्र होता है, ठीक है। आप बता दीजिए सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सभी प्रोटीन में क्या चीज़ पाया जाता है? क्या चीज़? सभी प्रोटीन में ना नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए उत्तरदायी कौन होता है? प्रोटीन होता है, माने शरीर की मरम्मत के लिए ना प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसके किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है 20 प्रकार का प्रोटीन? दलहनी चीज से। जैसे में हाँ, जैसे देखिए 10 जो है ना, 10 भोजन युक्त माने भोजन से प्राप्त होता है। 20 प्रकार का प्रोटीन होता है ना मनुष्य में, तो 10 भोजन से प्राप्त होता है और 10 जो हमारे शरीर जो है ना वो प्रक्रिया करके 10 को प्रोटीन बना लेता है, तो कुल 20 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है। चलिए बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है किस चीज़ में? किस चीज़ में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है? दलहनी में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में रहता है? अरहर का दाल में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है ना सोयाबीन में होता है, और सोयाबीन और मूंगफली में होता है, तो मूंगफली से ज़्यादा सोयाबीन में होता है, ठीक है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह मध्य निषद का एग्जाम देने गए ना तो उसमें पूछा हुआ था। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए? कितना? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 50 ग्राम से 5 ग्राम कम, याद रखिएगा, 50 ग्राम से 5 ग्राम कम 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से ग्लूकोमा है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है ना क्वाशियोरकर ना होता है, क्वाशियोरकर और मरासमस होता है। तो क्वाशियोरकर में माने किस प्रकार की क्षति होता है बच्चों में? जैसे में क्वाशियोरकर की कमी से कौन सा किस तरह का रोग हो जाता है? जैसे में देखिए दोनों पैर जो है ना, दोनों पैर पतला हो जाता है और पेट निकल जाता है। हाथ पैर पतला हो जाता है और पेट निकल जाता है क्वाशियोरकर रोग में। और वहीं मरासमस में माने जो मांसपेशियाँ होता है ना ढीला हो जाता है, बच्चा के मांसपेशियाँ ढीला हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए बताइए कि वासा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है, ठीक है। वासा जो होता है ना वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। वासा माने वासा समझिए, ग्लिसरॉल ने गिलास में हम वासा को रख लिए, तो उसी तरह से वासा ग्लिसरॉल का और हाँ एस्टर होता है, ग्लिसरॉल और वासा का एस्टर होता है, ठीक है। अब बता दीजिए वासा में माने क्या चीज़ पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट में जो पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट में वही वसा में पाया जाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए बता दीजिए वसा सामान्यतः कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस रहता है? देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड वसा जो है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस रहता है, लेकिन वही 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर जो वो द्रव बन जाता है ना तो तेल हो जाता है, ठीक है। 20 डिग्री से हाँ ऊपर, हाँ 20 देखिए 20 डिग्री अगर जो कोई भी देखिए सामान्य अवस्था 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि इस द्रव अवस्था में वह तेल बन जाता है। अगर जो इस पर द्रव अवस्था रहेगा ना तो तेल बन जाता है, ठीक है। चलिए बता दीजिए वसा अम्ल 2 प्रकार का होता है, कौन? अमीनो अम्ल। संतृप्त असंतृप्त वसा। तो क्या कहते हैं असंतृप्त वसा का उदाहरण बताइए। असंतृप्त वसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, असंतृप्त वसा का उदाहरण। कौन? असंतृप्त वसा का उदाहरण मछली होता है और वनस्पति तेल होता है, जबकि संतृप्त वसा का उदाहरण संतृप्त वसा का जैसे फैट दूध, जैसे नारियल, और देखिए पीछे उधर है तार का भी पेड़ है, नारियल और तार संतृप्त वसा का उदाहरण है, ठीक है। अब बता दीजिए 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम वसा से 4.2 नहीं, वो तो एक ग्राम ग्लूकोज से उतना होता है। देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वहीं 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऐसा एक सामान्य वयस्क माने सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में वसा से कितना % ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को? एक समान, जैसे में एक समान कोई व्यक्ति है उसको ना वसा से शरीर में कितना % ऊर्जा प्राप्त होती है? 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है?
तो शरीर में वसा का संश्लेषण ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर में वसा का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, शरीर के हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पावर हाउस कहते हैं, शक्ति केंद्र। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से कौन बचाता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन? वसा बचाता है। ठीक है, तो वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? माने वसा की अधिकता से मोटापन ना, वसा चर्बी से बढ़ जाता है उससे। तो उससे ना हृदय का रोग हो जाता है। हृदय रोग होता है, और उसके बाद रक्तचाप भी ना बढ़ जाता है मोटापन होने पर। हाँ, ब्लड प्रेशर। अच्छा, विटामिन का आविष्कार किसने किया है? फंक ने। कब किया है? 1911 ईस्वी में किया था। 19 कब किया था? 1911 ईस्वी में। चलिए, दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। हम लोग हिस्ट्री में नहीं पढ़े, दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। तो वही विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है, वो जानते ही हैं। हाँ, इसमें माने कैलोरी होता है कि नहीं होता है? किसमें? विटामिन में होता है। विटामिन में कैसे कैलोरी होगा? हाँ, ये तो शरीर, हम लोग खाना से विटामिन प्राप्त करते हैं, तो उसमें कैलोरी नहीं होता है, समझे? बताइए, इसमें कोई कैलोरी, इससे माने कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है विटामिन। सोचते माने कोई कितनों आप विटामिन लीजिएगा तो शरीर में त्वचा थोड़ी ना बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ सकता। वहीं प्रोटीन लीजिएगा तो वो बढ़ सकता है। तो वही प्रोटीन से कैलोरी सब उससे होता है, लेकिन विटामिन से कैलोरी नहीं होता है। हाँ, ऐसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? जल में घुलनशील विटामिन पूछा हुआ क्वेश्चन। जल में एडेक। जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? बी एवं सी। हाँ, विटामिन ए को छोड़ दीजिएगा, बी और सी वसा और कार्बोहाइड्रेट कार्बोनिक अम्ल में ए डी। हाँ, ए डी ई के माने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह जो ई होता है ना, वसा या कार्बोनिक अम्ल में घुलनशील होता है। लेकिन जल में समझ जाइएगा विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी हो जाता है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए, नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान कौन करता है? कौन सा विटामिन? नेत्र। आपको हो जाएगा नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान कौन करता है? विटामिन ए। नेत्र आ गया तो समझ जाइए विटामिन ए मार दीजिए। ठीक है, विटामिन ए। चलिए, विटामिन कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? किस विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। कोबाल्ट? हाँ, विटामिन ए में। विटामिन ए में नहीं, विटामिन ई में, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, किसका संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होता है? विटामिन युक्त भोजन से। हाँ, यानी विटामिन ए का विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर से नहीं होता है। माने शरीर से विटामिन का पूर्ति कभी नहीं होता है। खाना, जो विटामिन युक्त खाना खाइएगा ना, उससे होगा। लेकिन हमारे शरीर में लगभग 2 विटामिन की पूर्ति हो सकती है, जैसे विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन डी का होता है सूर्य के प्रकाश से हमारी जो कोल्ड स्टोर त्वचा होता है ना, जिसे यूरोस्ट्रोल भी कहा जाता है, कोल्ड स्टोर या यूरोस्ट्रोल, उसके द्वारा हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। वहीं विटामिन ई की जीवाणुओं के द्वारा पूर्ति होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं के द्वारा। जो कोलन होती है ना, उसके द्वारा होती है। ठीक है, चलिए बता दीजिए, विटामिन द्वारा कोलन में होती है। ठीक है, चलिए बता दीजिए, अब विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनका स्रोत देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहबे करता है। देख लीजिएगा, विटामिन की कमी से होने वाला रोग और विटामिन का जो नाम रहता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या हर एक एग्जाम में लगभग एक ठो मिल ही जाता है बायोलॉजी का, जिसमें बायोलॉजी पूछता है, बायोलॉजी तो हर एक एग्जाम में पूछता है, उसमें 1 नंबर न कम से कम इसमें रहता है। या तो आपको रासायनिक नाम पूछ दिया जाएगा, या आपको पूछेगा कि कमी से होने वाला कौन रोग है, कौन सा रोग होता है इसकी कमी से। तो जब बता दे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी होती है। और रतौंधी हो गया। हाँ, देखिए, रतौंधी हो गया, शरीर का जो संक्रमण होता है ना, संक्रमण हो जाता है। और उसके बाद जीरोपैथेलमिया, ध्यान में रखिएगा, जीरोपैथेलमिया विटामिन ए की कमी से ही होता है। हाँ, और विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या है? थायमिन।
थायमिन उसको इसका रोग मान विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग होता है। बहुत बढ़िया। और विटामिन बी माने बी आ जाए, विटामिन B1 भी उसको कह सकते हैं। कितना आदमी कन्फ्यूजन रहता है, तो माने उसको विटामिन या विटामिन बी या विटामिन 1 भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का देखिए, थोड़ा वन में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो मच्छर बहुत छोटा छोटा वाइट टाइप का मच्छर तो ना काटता है, तो बहुत बड़ा बड़ा चक्काता निकाल देता है। ठीक है, इधर भी निकल गया, इधर भी निकल गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन किसका हो जाएगा? वो तो आपको विटामिन B12 का हो जाएगा। विटामिन B12। हाँ, तो चलिए, जैसे हम देखिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है थायमिन। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? B2 की कमी से हाँ, त्वचा से संबंधित रोग। जैसे हम देखिए, त्वचा का फटना माने त्वचा हाँ, माने एरी उरी सब जो रहता है ना, वो फटता है इसी से। माने त्वचा का फटना, आँख का लाल होना और जीभ का फटना, माने विटामिन B2 की कमी से ही होता है। ठीक है। अब विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 निकोटिनमाइड होता है। ठीक है, निकोटिन- निकोटिनमाइड, जिसे नियोसिन भी कह सकते हैं आप। नियासिन। हाँ, नियोसिन भी उसको कहते हैं। चलिए, अब विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है? कौन है? विटामिन B पेलाग्रा होता है, जिससे त्वचा दाद आप कह सकते हैं, या 4D सिंड्रोम भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, माने पैंटोथेनिक। पेंटोथेनिक अम्ल। और उसके कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन है? विटामिन B5 की कमी से ना बाल सफ़ेद होता है, और बाल सफ़ेद होता है और मंदबुद्धि होने लगता है। बाल सफ़ेद होकर मंदबुद्धि होने लगता है, जैसे दिया हुआ है, बाल सफ़ेद होकर बाल सफ़ेद होकर मंदबुद्धि। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का? बायोटिन। हाँ, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्स। पायरिडॉक्सिन कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। कौन सा? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। अच्छा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। बायोटिन की कमी, विटामिन B6 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन B7 की कमी से यह है त्वचा संबंधी। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन B7। नहीं तो विटामिन आपको B7 से का लकवा, शरीर में दर्द और बाल गिरना भी हो जाता है। ठीक है, बाल झड़ना भी हाँ इसी का होता है। B7 का हाँ, विटामिन B11 के माने रासायनिक नाम क्या है? कौन? फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 के फॉलिक अम्ल, और उसके कमी से होने वाला रोग कौन? विटामिन B11 का ना बोले, फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 एनीमिया हो जाएगा और पेचिस हो जाएगा। एनीमिया और पेचिस। हाँ, अब विटामिन B12 के नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। उसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु। हाँ, पांडु। देखिए, विटामिन B6 के कमी से भी एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और विटामिन B11 की कमी से भी एनीमिया और एनीमिया और पेचिस रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। ठीक है। चलिए, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? C। विटामिन C के रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से होने वाला रोग? विटामिन C की कमी से होने वाला बाल का झड़ना। हाँ, स्कॉर्बियो होता है मसूड़े का फूलना। स्कॉर्बियो और मसूड़े का फूलना इसी से होता है, विटामिन C का। ठीक है। अब बता दीजिए विटामिन D के रासायनिक नाम? विटामिन D का? हाँ, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का? विटामिन E का होगा टेकोफेरॉल। और विटामिन D का? विटामिन D का हो जाएगा फिलोक्विनोन। वो सॉरी, विटामिन K का? विटामिन K का फिलोक्विनोन। विटामिन D के तो कैल्सीफेरॉल बोलबे किए हैं। और विटामिन E का आपको तो टेकोफेरॉल बोलबे किए हैं। और विटामिन K के फिलोक्विनोन। ठीक है। चलिए, विटामिन D के कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? विटामिन D की कमी से हाँ, विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में देखिए, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। हाँ, विटामिन D की कमी से। ठीक है, विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। वहीं अब विटामिन E की कमी से हाँ,
जनन की जो ना क्षमता को जनन की प्रजनन जन कम होता कम हो जाता है जनन की। है। विटामिन के की कमी से रक्त का थकान न बनता है। रक्त थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लवण में आते हैं। देखिए गर्भवती स्त्री में प्राय किस चीज़ का कमी हो जाती है गर्भवती स्त्री में? कैल्शियम के कैल्शियम और कैल्शियम कैल्शियम तो अधिकांश के तो सब जानता है, कैल्शियम और आयरन। आयरन कैल्शियम और आयरन, हाँ। हमारे शरीर में लगभग कितना खनिज है, कितना खनिज लवण है? खनिज लवण हाँ, कैसे 15 से अधिक है, लगभग 15 से अधिक। देखिए खनिज लवण जैसे देखिए हम लोग खनिज क्या कहते हैं, मिट्टी उट्टी से नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोग खाना से प्राप्त करते हैं खनिज शरीर में। ठीक है, चलिए बता दीजिए ये जो खनिज लवण होता है ना हमारे शरीर के कुल कितने प्रतिशत होता है? हमारे शरीर के वजन में कितने परसेंट होता है? 4 से 5% होता है, 4 से 5%। देखिए शरीर के भार का कितना परसेंट जल होता है? शरीर का भार कितने 7%, 65 से 75% के बीच होता है। ठीक है, आप बता दीजिए शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक क्रिया किस माध्यम में संपन्न होती है? जलीय माध्यम में संपन्न होती है। ठीक है, आप बता दीजिए कौन कौन जो है माने जो कि अल्प मात्रा में हमारे शरीर के कोशिकाओं या डीएनए व आरएनए में पाया जाता है। आरएनए डीएनए व आरएनए के रूप में हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए व आरएनए में अल्प मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है कौन? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए आप बता दीजिए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है कौन? कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए, और ये क्रोमैटिन जाल का निर्माण भी करता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आप पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा बीमारी होता है? पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा बीमारी होती है? हाँ, कराटोसिस। कौन होता है? कराटोसिस होता है। ठीक है, चलिए अब 9वां चैप्टर हम लोग आते हैं पोषण। पोषण हम लोग 9वां चैप्टर आते हैं। चलिए क्या कहते हैं, आजकल किसको असंतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी की अभाव होता है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, इसलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। बता दीजिए एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा व्यक्ति को कितना कैलोरी ऊर्जा की माने आवश्यकता पड़ती है? कितना कैलोरी? हाँ, कितना से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन? 50 से 55। हाँ, माने एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है? माने 3000 से 3500 कैलोरी के बीच। 3000 से। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। हाँ, सोडियम पेरोक्सिन। हाँ, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5COO। ठीक है, चलिए बता दीजिए राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान देखिए राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान हैदराबाद है। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? औषधि लखनऊ में। बहुत बढ़िया। अब मानव शरीर की कैलोरी संबंधित आवश्यकता, चलिए पूछते हैं। हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को, हल्का कार्य करने वाला जो पुरुष होता है ना, उसको कितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? हल्का कार्य 2000 कैलोरी, स्त्री में 2100 कैलोरी। ठीक है, 8 घंटा कार्य करने वाले व्यक्तियों के माने पुरुष में कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता? 3000 से 3500। 3000 सीधे ठीक मान करेक्ट। हाँ, करेक्ट बता रहा है। 3000 स्त्रियों में 2500। कठिन परिश्रम करने वाले में कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है पुरुष में? 3600 कैलोरी। इसमें हो जाता है स्त्री में 3000। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पूछ देते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट सब जो कि एग्जाम में इसको छोड़कर पूछ ही नहीं सकता। इसी में से किसी न किसी से जरूर पूछेगा कोई ना कोई क्वेश्चन, तो इसको आप बढ़िया से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।